स्टूडेंट्स नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि आज ही क्लास 10 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 की वास्तविक संख्या नामक चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना, उसके साथ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद 867 और 225 का भी हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों में से पहले ये देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होता है उसको हम ए मानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बड़े वाले नंबर को ए मान लिया, बड़ा वाला नंबर आपका 225, अब इसको हमने क्या कर दिया, ए मान लिया। अब ए को हमने यहाँ रख लिया, अब उसके बाद बी को हमने क्या कर दिया, 125 मान लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम बड़ी संख्या को एक तथा छोटी संख्या को भी मानते, वही जो हमने आपको बताया वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या रहा है, अब इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ पर a = b³ + r होता है। a क्या होता है, ये आपका डिवाइजर। जैसे कि हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्यूटेंड प्लस डिवाइडर होता है। तो अब यहाँ पर अब हम भाग देंगे छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में। छोटे वाला नंबर हमारा क्या है 135 का हम डिवाइड लगाएंगे 225 में, तो 1 टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 90 आएगा। अब इस 90 को हम रिमाइंडर मानेंगे। अब अभी तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, ये क्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 होता है हम ये काम करना बंद कर देंगे। तो पहले स्टेप में हमें ये मिला रिमाइंडर 90। अब उसके बाद 225 का हमने क्या किया, 135 से डिवाइड किया तो 1 टाइम में गया, 1 को हमने यहाँ पर लिख दिया और फिर माइनस किया तो रिमाइंडर हमें 90 मिला और 90 को हमने प्लस कर दिया। अब उसके बाद पुनः 135 को डिविडेंड माना और 95 को डिवाइजर और फिर 90 को डिवाइजर, 90 से डिवाइड किया 135 को 1 टाइम में गया तो 91 प्लस 45 आपका रिमाइंडर बच गया। अब 45 रिमाइंडर बच गया तो फिर भी हमारा रिमाइंडर में 0 नहीं आया। अब तीसरे स्टेप में देखते हैं, दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में देखते हैं, तीसरे स्टेप में 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, इसके रिमाइंडर से, तो 45 का रिमाइंडर ये 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 45 × 90। अब यहाँ पर 2 टाइम में जो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब हमने क्या कहा कि जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 होगा, जब हमें r की वैल्यू या फिर जब हमें r की वैल्यू 0 प्राप्त होगी, तब हम ये आगे स्टेप जो है हल करना बंद कर देते हैं, ठीक है। और जो b की वैल्यू होती है वही आपका एस्केप होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, जैसे मैंने b स्टार्ट किया तो पहली बार हमें 135 मिला था, अब लास्ट में b की वैल्यू क्या मिली है 45। तो यही जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है ना, वही आपका एस्केप कहलाता है। इसलिए जो एस्केप हो जाएगा आपका वो 45 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 196 और 38,220 का भी हमें क्या निकालना है, एस्केप निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब उसके बाद अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा बड़ा नंबर है, उसको हम ए मानेंगे। ए वैसे लग रहा है 38,220 आपका ग्रेटर है 196 से, तो हम ए को मान लेंगे 38,220 और बी ले लेंगे 196।
अब यहाँ पर पुनः जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रखेंगे। और चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू 0 या फिर b से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू और b, फिर हम a की वैल्यू को यानी a को डिवाइड करेंगे b से। a की वैल्यू हमारे 38,120 है और b की वैल्यू 196 है। 196 से डिवाइड करेंगे वन टाइम में, तो यहाँ पर 196 ही आएगा, माइनस करेंगे तो 186 आएगा। फिर अगला नंबर हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 1862। फिर उसके बाद फिर माइनस करेंगे, फिर टेबल पर नाइन टाइम में 1764 आएगा। अब पुनः हम इसको माइनस करने पर हमें 98 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद अगला नंबर हम 0 नोट कर लेंगे, जैसे 0 नोट करेंगे 980 हो जाएगा। और फिर ये पुनः 5 करने जाएगा, तो 5 से 30 और 5 45 में 3 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 48, 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो माइनस करने पर हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 हो गया। अब 195 लाएंगे, यानी ये टोटल रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाएगा। इसलिए एक ही स्टेप में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए जो b की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 196 हुई, और यही आपका b ही क्या होता है, SCF होता है। तो वैसे इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चन को आसानी से कर लिए। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, ठीक है। अब आप लोग ये क्वेश्चन हमें करके दिखाएंगे, और हमें अच्छा लगा तो जरूर बताएंगे कमेंट में। अब क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। a इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है 867 है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है आपकी 867 और b की वैल्यू 255। अब इसमें भी वही यूज करेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम साफ साफ लिख देते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से छोटी होगी, ठीक है। यानी 0 और b से छोटी होगी, 0 के बराबर होगी या तो b से छोटी होगी। अब उसके बाद a की वैल्यू 867 है। अब 867 को 225 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम में लेकर हो जाएगा, 3 बार में कितनी बार में आएगा, कितना आएगा 765 आएगा। फिर माइनस करेंगे 102 आएगा, 102 पुनः एक स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या होगा 102 आया, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम ये काम करना बंद कर देंगे उस स्टेप के बाद। अब पुनः जो है 102 से भाग देंगे इसको 255 को 102 से हम भाग दिया तो 2 आया हमारा भागफल, और घटाया तो हमने 51 प्राप्त हुआ, ये आपका आया शेष। अब उसके बाद जैसे शेष पर हमारा 51 आया, फिर अभी भी शेष का 51 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर अगले स्टेप में देखेंगे, दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में देखेंगे 102 को भाग देंगे 51 से, तो अब 51 से हमने भाग दिया 102 तो 2 बार में 1 कर लिया। 2 बार में कटने के बाद हमारा रिमाइंडर जो था यानी शेषफल वो 0 हो गया। अब जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 होगा, हम यहाँ पर r की वैल्यू जो है 0 मिल जाएगी, तो अब हम यही जो b की वैल्यू आएगी वो ही SCF हो जाएगी। इसलिए जो b की वैल्यू आएगी वो आपकी 51 है, और SCF जो हो जाएगा आपका वही 51 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो है तीनों क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज 1.1 के पहले के तीनों क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या
6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सिद्ध करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक और विषम होना चाहिए। अगर सपोज 6 क्यू प्लस 1 के रूप का है या 6 क्यू प्लस 3 या फिर 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, अगर इस तरीके का है तो विषम पूर्णांक होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम अगर इस तरीके से दिखाना है तो हमें तो पहले नंबर को मान लेंगे ना, तभी तो कह पाएंगे ना। तो नंबर को क्या ले लेंगे, पहले मान लिया हमने कोई भी एक विषम पूर्णांक है ए और जो भी 6 से क्या होगा बड़ा होगा। अब 6 हमने यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि हमें 6 से के मल्टीपल में तो दिखाना, 6 से बड़ा दिखाना, ठीक है। तो हमने नंबर को ए ले लिया और जो पूर्णांक होगा उसको हमने ए ले लिया और ये 6 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 6 से बड़ा, इसमें 60 प्लस 1 और 60 प्लस 3 60 प्लस 5 के रूप में हमें दिखाना है। अर्थात जब ये 6 से बड़ा होगा, ए की वैल्यू जब 6 से बड़ी होगी तो ये इसका जो रिमाइंडर आएगा अर्थात जो डिवाइडर होगा वो 6 होगा और आर की जो वैल्यू होगी वो 6 से छोटी होगी, ठीक है। जब b बराबर हम 6 ले लेंगे और तो आर की विभिन्न वैल्यू आएगी, विभिन्न वैल्यू में जैसे कि आर की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है और 5 भी आ सकती है। तो हमने इतना ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर की वैल्यू या तो बी से छोटी होगी या तो 0 के बराबर होगी। तो अब केस नंबर फर्स्ट में हमने ले लिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पहली बार में हम अगर हम आर की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा रिमाइंडर 0 है तो जो हमें संख्या मिलेगी वो ए बराबर 6 क्यू प्लस 0 की मिलेगी, क्योंकि आर बराबर यहाँ पर 0 है। जब आर बराबर 0 होगा तो ए बराबर क्या मिलेगा, 6 इंटू क्यू मिलेगा। अब क्यू जो कि एक इवन होगा, अब ये इवन क्यों होगा, क्योंकि क्यू की वैल्यू हम को 6 से मल्टीप्लाई, 6 की वैल्यू को हम 6 से सॉरी क्यू की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्यू की वैल्यू चाहे इवन हो या ऑड हो, अगर इवन होगी फिर भी इवन ही आएगी, ऑड होगी फिर भी क्या हो जाएगी, इवन ही, मतलब इवन ही आएगी। कैसे देख लीजिए, मान लीजिए अगर क्यू की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं तो 6 2 12 आया, जो कि 12 एक इवन नंबर है। अगर क्यू की वैल्यू 3 रख लेते हैं तो 6 3 18 ये क्या है, इवन आ रहा है। अगर इसमें 0 कुछ 0 में जोड़ेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए दोनों कंडीशन में क्यू की वैल्यू चाहे वो इवन हो या ऑड हो तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो होगी वो इवन ही आएगी। फर्स्ट कंडीशन में ए की वैल्यू जो आएगी वो 6 क्यू ही आएगी। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं, केस नंबर सेकंड में देखेंगे जो अब रिमाइंडर हमारा कितना था, 1 था। तो अब आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ए बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यू प्लस 1 मिलेगा। जब अभी हमने पहले इसको देखा जो 6 क्यू था वो इवन था, जब किसी इवन में 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ऑड मिलेगा। तो सेकंड केस में जो ए बराबर आएगा वो 6 क्यू प्लस 1 मिलेगा। अब उसके बाद जब 6 क्यू प्लस 1 मिलेगा तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा और इससे ऊपर वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से केस नंबर थर्ड में देखेंगे। थर्ड में हमारा रिमाइंडर कितना है, 2 है। तो ए बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यू प्लस 2 मिलेगा। अब देखिए 6 क्यू प्लस 2 मिलेगा कैसे, क्योंकि 6 क्यू को हम इवन मान चुके हैं। अब जब इवन में कोई इवन नंबर जोड़ा जाएगा तो इवन ही आएगा, इसलिए तीसरे इक्वेशन में हमारा जो नंबर आएगा वो इवन आएगा। अब इसी तरीके से केस नंबर 4 में देखेंगे। केस नंबर 4 में हमारा रिमाइंडर 3 है, तो a इक्वल टू बी की प्लस आर, तो बी की प्लस आर बार बार नहीं लिखेंगे, उसी इक्वेशन में रखते जा रहे हैं। a इक्वल टू 6 क्यू है ये और प्लस आर की वैल्यू हमने यहाँ पर चौथे कंडीशन में देखा 3 आई है। तो a की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, 6 प्लस 3 मिलेगी, क्योंकि 6 क्यू ये क्या है, इवन है और इवन में कोई और जोड़ा जाएगा तो वो आपका ऑड ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा कंडीशन और ये चौथा समीकरण मिल गया। अब इसी प्रकार पांचवें और छठवें में भी देखेंगे। पांचवें में केस में क्या आएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 मिलेगा, बी बराबर क्या मिलेगा, सॉरी बी बराबर 6 ही है। अब पांचवें केस में ये इवन मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 क्यू आपका इवन है। अब इसका रिमाइंडर 4 था, अब इवन में 4 को जोड़ेंगे, चूंकि 4 भी इवन है, इवन में इवन को जोड़ते हैं तो
इवन ही आता है, इसलिए पांचवी कंडीशन में जो ए की वैल्यू आएगी वो इवन आएगी। अब छठे नंबर पे देखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू हमारे में लास्ट कंडीशन में 5 है। अब ये चूंकि हम 6 क्यू को क्या मान चुके हैं इवन, पहले कंडीशन में ये मिला है 6 क्यू, ये बराबर 6 और जो कि क्या इवन है, जब इवन में कोई और जोड़ा जाएगा तो ऑड ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समीकरण 1 2 1 2 3 4 5 और ये 6 समीकरण में मिले। अब इन 6 समीकरण से हम तुलना करेंगे कि क्या इस रूप में कोई समीकरण है तो वो इवन है या ऑड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए समीकरण 2 4 और 6 से स्पष्ट, 2 को देख लीजिए ऑड है, 4 को देख लीजिए ऑड है, 6 को देख लीजिए ऑड है, 6 प्लस 5 के रूप में है, ये 6 प्लस 3 के रूप में और ये 6 प्लस 1 के रूप में। तो अब समीकरण 2 4 और 6 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, चाहे वो 6 प्लस 1 के रूप में हो, चाहे 6 प्लस 3 के रूप में, चाहे वो 6 प्लस 5 के रूप में, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध करके दिखा दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर आया है तो जरूर हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।